एक्स की पावर बिल्कुल -7। अब इसको इक्वल किसके करोगे, मैं आपको बताऊं इसको किसके इक्वल मुझे करना है, आप खुद बताओ ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मैंने अभी मतलब पता है क्या होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है उसका मतलब तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 होता है। तो याद है हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालते हैं इसको रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट के जो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट होता है उसी के इक्वल करते हैं ना भाई। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड होता तो मैं इसको एक्स स्क्वायर के इक्वल कर देता, लेकिन अभी मुझे टर्म इंडिपेंडेंट निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, टर्म इंडिपेंडेंट निकालनी है। तो आर की वैल्यू के लिए मतलब क्या होगी, अब आपके पास x पावर 0 के बराबर होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, दैट्स द टर्म इंडिपेंडेंट। ओके, देन अगला स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूंगा, 12 minus 2r and then minus r equals to x power 0. So that's x और x को cancel कर देंगे. So that's 12 minus 2r minus r equals to 0. And then that's 12 is equals to 3r and r is equals to 4. तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई. Apply this formula, get your answer. ठीक है. So मैं r की वैल्यू को 4 रखूंगा. तो 64 2x स्क्वायर के ऊपर पावर आ जाएगी 6 माइनस 4 एंड -3 अपॉन x के ऊपर पावर आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी। और आप यहाँ पे खुद चेक कर लो कि आपके पास एक कांस्टेंट टर्म ही एंड में आएगी। 64 कितना होता है, 64 आप लोगों को पता होना चाहिए, 63 20 होता है, 64 शायद 15 ही होता है। आई गेस कंफर्म कर लो यार कोई एक दफा कैलकुलेटर से, मैं देख लेता हूँ 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 360 divided by 360 divided by 24। हाँ 360 डिवाइड बाई 24 बिल्कुल सही, 15 ही होता है। और ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर के ऊपर पावर 6 माइनस 4 दैट्स 3 -3 अपॉन x, उसके ऊपर इवन पावर है तो इसका जब भी इवन पावर से माइनस पे होगी ना तो उसको प्लस कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा ये, टाइम्स 3 के ऊपर पावर 4, डिनोमिनेटर में x के ऊपर भी पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 6 माइनस 4 यहाँ पे 2 है, मैंने इसको 3 लिख दिया था, आप लोग 2 लिखा। ओके, अब मजीद सिंप्लीफाई करो, 15 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, x के ऊपर पावर 2 थी, 2 2 से कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, टाइम्स 81 अपॉन x पावर 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बना, 81 टाइम्स 16 टाइम्स 15, और ये आप सिंप्लीफाई करके रखें, 15 16 का कितना होता है 240। ठीक है, 240 मल्टीप्लाई बाय 81 जो भी आप रिजल्ट निकालोगे वो उसके इक्वल कर देगा। और आप खुद ध्यान में नोटिस करो ना यार, क्या सारे x और x आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, एंड में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बच रही है। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या होती है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, एक ब्रैकेट के अंदर जब आप एक्सपेंशन करोगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी हो। तो आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, वही वाला मेथड जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, आर की वैल्यू 4 आ रही, मतलब जब मैं 64 रखूंगा तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिले, और वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी आप लोग के सामने यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना, तो आपके पास टोटल कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर एट द मोमेंट, आप लोग उसको देख लेना कि ये 240 मल्टीप्लाई बाय 81 होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 240। इसको देख लेना कि यार ये कितना हो रहा है, कुछ आई थिंक 10,000 रुपये कुछ आंसर निकलेगा। अब बहरहाल ये आप लोग देखना इसको। ठीक है, तो क्लियर हुआ एनी क्वेश्चन यहाँ तक। तो ये देखो 3 मार्क का ये वाला सवाल। चलो एक और सवाल, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें जरा दिमाग लगाना और हो जाएगा। चलो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबसे पूछता जाऊंगा, इसमें हर किसी का कि क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर वही बात है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 6 है। अगर चाहो तो डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि r की वैल्यू क्या होगी। ओके, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई जैसे इस ब्रैकेट में से ना x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर पावर कितनी है 6 है, तो यहाँ से वो डायरेक्टली आर की वैल्यू सोच लेते हैं कि सर आर की वैल्यू ये होगी और उससे डायरेक्ट टर्म इंडिपेंडेंट निकालना है। या अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं सोच पाते तो उनके लिए फॉर्मूला ही होता है कि आप लोग इसको लिख लो, जो वही आर वाला मेथड ना भाई, कि 6c r x के ऊपर पावर 6 माइनस r एंड 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर पावर क्या है r। ओके, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, रिमेंबर सिर्फ वेरिएबल्स वालों को पिक करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, x के ऊपर पावर 6 माइनस r टाइम्स, अब नीचे देखो x के ऊपर क्या है, x के ऊपर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और -2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा -2r, तो x के ऊपर पावर -2। रिक्वायर्ड किस चीज के लिए था मुझे, टर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0। ठीक है, तो इक्वल किसके कर दूंगा, x पावर 0, ये करने वाला इक्वल किसके करता है, x पावर 0 के इक्वल करता है। Therefore,
क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, यहाँ पे कह देंगे कि x के ऊपर पावर 6 माइनस आर माइनस टू आर, सेम बेस पे पावर z हो जाएंगे ना भाई, तो माइनस थ्री आर इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू एक्स पावर जीरो, एक्स और एक्स कैंसिल, 6 माइनस थ्री आर इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू टू, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, टू आर। तो 6c2 करने से मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगी, अभी चेक कर लेते हैं। 6c2 एक्स के ऊपर पावर 6 माइनस टू एंड प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है, टू। ओके, या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो 62 कितना हो जाएगा, 50, ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 4, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो एक फ्रैक्शन पे स्क्वायर है ना यार, तो एक इसके न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर पे भी, मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया ये 135 हो गया। यहाँ तक कोई सवाल? तो ये 135 आपके पास आ चुका है। ओके, अच्छा इसी तरीके से अब आ जाओ इसका पार्ट बी पे। सो पार्ट बी पे जरा सोचो, क्या पार्ट बी पे लिखा हुआ क्या है। अब देख रहे हो कि जिस ब्रैकेट की तुमने मतलब उसमें से टर्म इंडिपेंडेंट निकाली थी, वही ब्रैकेट अब किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x³ माइनस 5 के साथ। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 4x³ माइनस 5 के साथ वही ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका तुमने क्या किया था भाई, टर्म इंडिपेंडेंट निकाले, x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 6। तो x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी, 6। ओके, इसके ऊपर पावर है 6। तो भाई अब ये कैसे करोगे यार? अब आपने कहा सर इसमें कैसे करें, क्या हमें पूरी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी सर इसमें? ये आपको सोचना है ना। आप बोलोगे सर पूरी एक्सपेंशन कैसे होगी, फिर सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरा एक्सपेंड करें फिर चेक करें। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट के एक तो निकाली थी टर्म इंडिपेंडेंट, वो कितनी थी, मतलब इस ब्रैकेट में से एक रिजल्ट तो निकाल ही दिया था, जो कि कब निकला था, जब मैंने आर की वैल्यू को 2 रखा था, 62 से निकला था, और वो कितना निकला था, 135 निकला था, एक कांस्टेंट टर्म। ओके, और इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 4x³ माइनस 5। इसका मतलब कि देखो इस ब्रैकेट का 62 से तो मेरे पास ये रिजल्ट आया था ना 135, तो मैं लेफ्ट वाले ब्रैकेट में 135 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल सकती है। यार खुद देखो ना, क्योंकि उसने इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन में अब मुझसे कांस्टेंट टर्म पूछी, बात क्लियर होगी। तो मैंने देखा अभी पार्ट ए के अंदर मैंने टर्म इंडिपेंडेंट निकाली, वो मुझे कब मिली, 62 पर मिली। ये देखो जब आर की वैल्यू मैंने क्या रखी, 2, तो 60 पहले आर की वैल्यू देखो मैंने आइडेंटिफाई की थी, फिर 62 रखा मैंने, पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास 135 रिजल्ट आया। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में से 135 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट वाले ब्रैकेट में से, क्योंकि लेफ्ट वाले ब्रैकेट में तो पावर 1 है ना भाई, ठीक है। तो मैं उसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। -5 से क्यों करूंगा, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करके ही 135 से मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। ओके, बात क्लियर हो गई। लेकिन ये भी तो है 4x³, सर इसका क्या करें, ये 4x³ भी तो है, तो 4x³ का यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको राइट साइड पे किस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, या इन अदर वर्ड्स आप ये सोचो कि आगे अब ये किस चीज से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कि 4x³ किस चीज से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क, कि जब मैं 4x³ को राइट साइड में जिस चीज से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि 135 को, ठीक है, 135 जो कि राइट साइड का ब्रैकेट था, 62 करके जो रिजल्ट आया था इसी ब्रैकेट में से, वो लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले ब्रैकेट में अगर मैं उसको -5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे क्या दे देगा, कांस्टेंट टर्म दे देगा। लेकिन 4x³ को मैं राइट साइड पे किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं, इस ब्रैकेट की किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे कांस्टेंट टर्म दे दे। बात क्लियर हुई है? तो आप खुद सोचो कि यार अगर इसके साथ अगर x³ है, ठीक है, तो मतलब कि फिर मुझे इस वाले ब्रैकेट में से क्या ढूंढना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है इधर, क्या इधर कौन सी टर्म मुझे ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी कि जिसके डिनोमिनेटर में x³ आ रहा। बात समझ आई? एक ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी कि जिसके डिनोमिनेटर में x³ आ रहा, ठीक है, क्यों, ताकि 4x³ जब 1 अपॉन x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x³ कैंसिल करके मुझे एक कांस्टेंट टर्म नहीं मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई, तैयारी मैंने क्वेश्चंस, सवाल समझ आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हेलो, guys can you hear me? समझ आ रहा है तैयारी में मसला है, समझ आ रहा है सब कुछ जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ओके, आप लोग थके हो? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है आप लोग सो रहे, बोर हो गए लग रहे हैं मैथ से।
नॉट दैट बोरिंग। अभी आगे जाके और अच्छे चैप्टर्स आने हैं, बस मैं आज को खत्म करना चाह रहा हूँ चैप्टर को ना, ताकि अगली क्लास से हम नया चैप्टर शुरू कर दें। ओके, सो बिल्कुल 1/x³ इसका मतलब कि मुझे इस ब्रैकेट में से अब मुझे 1/x³ वाला कोफिशिएंट को ढूंढना है। ओके, तो अब किस तरीके से, बिल्कुल जैसे कोफिशिएंट ढूंढते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, देखो x के ऊपर पावर 6 - r टाइम्स x के ऊपर पावर -2r। ठीक है, तो अब मुझे कौन सा कोफिशिएंट इस ब्रैकेट का मतलब इस ब्रैकेट की कौन सी टर्म ढूंढनी है, 1/x³ वाली। तो उसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे कि x के ऊपर पावर 6 - r टाइम्स x के ऊपर पावर -2r, और क्या रिक्वायर्ड था 1/x³। तो मतलब 1/x³ का मतलब x³ जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -3। ओके, क्लियर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, ये x के ऊपर पावर 6 - r -2r इक्वल्स टू x के ऊपर पावर -3। ये हो गया। अब x और x को भले आप कैंसिल कर दो तो ये 6 - 2r - r इज इक्वल्स टू -3। यस, तो ये दैट्स 6 - 3r इक्वल्स टू -3। ये वहां जाकर कितना हो जाएगा, प्लस -6 हो जाएगा वैसे। हाँ, तो -3r इज इक्वल्स टू -6 - 3 -3r इज इक्वल्स टू -9 एंड r इक्वल्स टू 3। मतलब r की वैल्यू को 3 रखने से मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास आपके पास ऐसी टर्म आएगी कि जिसका डिनोमिनेटर पे क्या हो x³। तो चलो अभी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमने कहा 6r, मतलब 6r तो निकाल देना भाई, r कितना है 3 है, x के ऊपर पावर कितना 6 - 3 दैट्स 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3/x² के ऊपर पावर कितनी 63 कितना होता है 63 इज 20। आप चेक कर लेना 63 20 के बराबर होता है 20। ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा कितना 27 देखो 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा तो वो 27 हो जाएगा, नीचे x² है तो स्क्वायर 2 3 6 हो जाएगा। ओके, और ये कैंसिल आउट होकर -3, क्योंकि आपको पता है नीचे डिवीजन होगी पावर्स। 20 मल्टीप्लाई में 27 कितना होता है सर 540 होता है तो, और डिनोमिनेटर पे कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। ओके, अब आप लोग चेक करो कि जो क्वेश्चन मार्क था जो मुझे निकालना था वो क्या चीज थी 540/x³। तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा 540/x³। इसकी वर्किंग को जरा राइट साइड पे देख लेते हैं, इधर नीचे की तरफ, या बल्कि लेफ्ट में इधर देख लो। तो इसका मतलब कि 4x³ -5 राइट साइड में एक तो 135 और दूसरा प्लस ये वाली जो टर्म आपने निकाली दैट वाज 540/x³। मुझे टर्म इंडिपेंडेंट निकालनी, याद रखो मुझे कांस्टेंट टर्म निकालना। अब 4x³ को देखो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखा करो कि जिस ब्रैकेट से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें टर्म्स को देखा करो कि यार कौन सी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कांस्टेंट टर्म मिलेगी जो भी कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है। मुझे भी क्या चाहिए था, मुझे भी तो कांस्टेंट टर्म चाहिए थी, मुझे टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए। तो मैंने 135 तो प्रीवियस पार्ट में ही निकालवा था, पार्ट बी के अंदर 4x³ भी साथ एक ब्रैकेट के अंदर एक टर्म थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी राइट साइड वाले ब्रैकेट में। तो मैंने बोला कि यार अगर ये वाला x³ है ना तो उसका मतलब मुझे रेसिप्रोकल ऑफ x³ ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो कैंसिल आउट होकर मुझे कांस्टेंट टर्म दे दे। ओके, दोनों ब्रैकेट से देख लिया कि मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा एंड में सिंपलीफाई करेंगे। सो हम यहाँ पे करेंगे 4x³ टाइम्स 540/x³। ठीक है, एंड देन प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 135। देखो आसान हो गया इतना, x³ क्या हो कैंसिल हो गए, 540 टाइम्स 4। ठीक है, 540 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 135 मल्टीप्लाई बाय -5। अब आप लोग इसको इवेलुएट करके अपना फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल। ये भी हो गया क्वेश्चन। ओके गाइस, ठीक है। हाँ तहरीम, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आ रहा है ना समझ में? तो इस तरीके से हम टर्म इंडिपेंडेंट को मालूम करते हैं। अब टर्म इंडिपेंडेंट आप लोग आराम से कर सकते हो। चलो तहरीम आप जल्दी से काम करो, एक ये वाला क्वेश्चन करो फौरन से, शाबाश, ताकि मैं मुझे तसल्ली हो जाए कि भाई आप लोगों से क्वेश्चन हो रहे हैं और आप लोग को टर्म इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। उसके बाद हम एन की वैल्यू की तरफ चले कि एन की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ये वाला सवाल करो, उसके बाद हम आगे क्या अच्छा रहता क्या है बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर। Find the coefficient of the given value of the constant term निकाल दी, coefficient of the given term। ये क्या चीज है coefficient of the given term, इसको जरा चेक करते हैं।
हाँ ठीक है, वेर इज कांस्टेंट, आपको कोफिशिएंट पहले से दिए हुए हैं, बस वही करना है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं, बस वही इक्वेट करना है। ओके, मैं चाहूंगा कि यार, और बल्कि ये मैंने लास्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल बस मैं बताता हूँ, हाँ ये सवाल में बच्चों को जरा इशू होता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखो, इसमें क्या इशू हुआ था, देख लो किस तरह का नजर आ रहा है, खासतौर से पार्ट सी, बट बहुत आसान है। ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा। Okay. उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग घर पे इसको प्लीज सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन है भैया आपके पास? 24 है, 26 क्वेश्चन है। कुछ मैंने इसमें से करवाए हुए भी आप लोगों को लास्ट क्लास में, तो बाकी क्वेश्चन घर पे ट्राई करो और प्रैक्टिस शुरू कर दो भाई, अक्टूबर नवंबर में देना है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके देना है, ठीक है। सही है guys? तो चलो अब ये क्या सवाल है भाई, देखो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहला पढ़ो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इन दिस एक्सपेरिमेंट। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 मुझे आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है यार ये तो और ये है भी वैसे एक मार्क का ना, इसमें असल में ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल इस तरीके का फर्स्ट पार्ट, कि इसमें तो आप डायरेक्टली आर की वैल्यू को, भले आर की वैल्यू भले निकाल के सॉल्व कर लो, या अगर डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैंने ऐसा बताया अगर डायरेक्टली अगर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्या आना चाहिए भाई? 8 आना चाहिए। ओके, यानी कि अगर हम करेंगे 4c r x टू द पावर 4 माइनस आर एंड 3x स्क्वायर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। ठीक, ठीक है भाई, तो r की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि आपको x की पावर 8 रिजल्ट मिले? यार r वाला मेथड ही तुम लोग देख लो, सही है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x के ऊपर पावर 4 माइनस आर टाइम, मैंने बताया ना सबको इग्नोर कर दो, नंबर्स को इग्नोर करना है, सिर्फ वेरिएबल वाली चीज को पिक करना है। x के ऊपर पावर 2r इक्वल्स टू x के ऊपर पावर 8, तो कितना हो जाएगा? x के ऊपर पावर 4 माइनस आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू x के ऊपर पावर 8, x और x जाके कैंसिल आउट हो गए, 4 माइनस आर प्लस 2r, 4 प्लस आर इज इक्वल्स टू 8, r इज इक्वल्स टू कितना? 4, मतलब r की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग देख लो, 4c4, ओके, x के ऊपर पावर 4 माइनस 4 एंड 3x स्क्वायर के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और इनफैक्ट बिल्कुल मिल ही रहा है मुझे। 4c4 कितना होता है? 1, x के ऊपर 4 माइनस 4 मतलब x के ऊपर पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, ये भी 1 बन जाएगा। ये क्या है? 3x स्क्वायर के ऊपर पावर 4, तो यहाँ पे 3 पे भी पावर 4 हो जाएगा और x पे भी 2 4 सा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो लिहाजा फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 81x पावर 8 आ गया। ओके गाइस, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब आपको पार्ट बी के अंदर, ये पार्ट ए था, अब इसके पार्ट बी पे आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इन दिस वन, x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर अब पावर चेंज है, देखो पावर थोड़ी सी चेंज है। ओके, पावर क्या है? पावर चेंज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि वही करेंगे 5cr x के ऊपर पावर 5 माइनस आर एंड 3x स्क्वायर के ऊपर पावर। ओके, अगर किसी का दिमाग यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ ना तो बस एक चीज करना, 4 की जगह 5 लिख देना, बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस आर, देखो मैं सिर्फ सीधा सीधा क्या करूंगा, उसकी जगह क्या कहते हैं आर, जहाँ क्योंकि अब ब्रैकेट पावर क्या हो गई है? 4 हो गई है ना, तो अब मैं डायरेक्ट 4 की जगह रख दूंगा 5 दूंगा, पावर देखो 4 के बजाय 5 हो गई है गाइस। पार्ट बी पे सेम चीज ही लिखेगी। ओके, तो पार्ट बी मेरे लिए सबसे बोनस, एक तरह से बोनस क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जो मैंने प्रीवियस पार्ट का जो रिजल्ट निकाला है ना, देखो जहाँ पे आर की वैल्यू मैंने क्या रखी 4, तो उसमें एन कितना था? ये इक्वेशन बनती है ना एंड में, देखो 4 प्लस आर इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे बस आप 4 की जगह 5 लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस आर इक्वल्स टू 8 एंड आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट्स इट, सिंपल। ओके, और आप खुद चेक भी कर लो कि 5c3, यहाँ से चेक करो, आर की वैल्यू जब 3 निकलेगी तो ये x के ऊपर पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2 एंड 3x स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी? 3। 5c3 कितना होता है गाइस? 5 से होता है 10, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 के ऊपर b क्यूब आएगा और x स्क्वायर के ऊपर b क्यूब आएगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास? ये हो जाएगा 3 का क्यूब दैट इज 27, दिस विल बी 270 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x पावर 6, so this is going to be 270, कितना हो गया? x पावर 8 हो गया। बताओ किसको समझ नहीं आया? तो इधर से ही मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 निकाला। यस, एनी क्वेश्चंस गाइस, यहां तक क्लियर? कोई मसला? जी सर। अच्छा तहरीब आप मुझे बता दो, सर क्लियर हो गया? अच्छा अब पार्ट सी देखो कैसे कैसे करेंगे, पार्ट सी इज इंटरेस्टिंग। पार्ट सी में आपसे क्या कहेंगे? Hence find the coefficient of x power 8 in this bracket। अब देखो तो सही क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, और x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा हुआ है देख लो, और पूरे में पावर है,
आपने कहा ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नाउ हैव टू थिंक। ओके, चलो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्रीवियस पार्ट से लिंक होगा। जब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेंस, मतलब कि ये प्रीवियस पार्ट से लिंक है। यार मुझे जरा एक बात बताओ, चलो तुम लोग को यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा जिससे तुम लोग की एक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन इस पार्ट की और ज्यादा मजीद बेटर हो जाएगी। मेरे पास अगर एक ब्रैकेट है x+2, उसके ऊपर अगर पावर हो जाए होल स्क्वायर, अब इसमें से आपको पता है कि इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, a² + 2ab + b², ऐसा ही होता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब अगर इसको एक्सपेंशन करो तो ये ऐसे ही होगा ना यार, a² + 2 + b², चलो कर लो, x² + 4x + 4 a² + 2ab + b² से। तो इस पूरे ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर कितनी हुई? कितनी हुई हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर 2 हुई कि नहीं हुई? मुझे कैसे पता चला? देखो पहले ही मैं सोच लेता, क्योंकि अंदर अगर पावर 1 है तो ये 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता x² + 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो अब हाईएस्ट पावर क्या होती है? यानी कि मुझे पूरा एक्सपेंड अभी करने की जरूरत नहीं। मैं मेरा अगर आपसे एक क्वेश्चन होता कि इसको एक्सपेंड ना करो, इसमें से मुझे सिर्फ ये बता दो कि हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो आप कहते सर ये अंदर 2 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट होता है ना वो x⁴ का होता है। ओके, बात क्लियर हो गई? सर वो x⁴ वाली टर्म आती है, x⁴ सबसे हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर पावर आती है। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं x² + 2, उसके ऊपर अगर पावर 3 लिखे तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या होता? आप कहते सर 3 × 2 = 6, तो उसका मतलब कि इस पूरे ब्रैकेट में से मुझे सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा मिलता? सबसे हाई, जैसे इसमें से देखो ना यार, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा था? x², उसके बाद x वाला, उसके बाद कांस्टेंट। तो फिर इसमें से सबसे हाईएस्ट मुझे कौन सा मिलता? x⁴ वाला मिलता। बात क्लियर हो रही है? एनी क्वेश्चंस यहां तक? टेरी और हुसैन आपको क्लियर हुआ? जी सर, मैं क्लियर है। एक्सपेंशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हाईएस्ट पावर क्या मिल सकती है। ठीक है, अब सुनना जी सर। जरा गौर से। जो मुझे उसने पार्ट सी दिया हुआ है वो कह रहा है आपसे क्या निकालो भाई, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ये है x + 3x के ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर पावर क्या है 5। ओके, अब अगर मैं इसमें एक्सपेंशन करना शुरू करूं, ठीक है, अच्छा इसमें आप आर वाला मेथड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्योंकि यार इसमें जो है ना, एक बात देखो, अंदर प्लस हो रहा है, अंदर सेकंड टर्म में ही प्लस हो रहा है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। एक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी कोफिशिएंट्स निकालना सिखाया, उसमें बी वाले जो टर्म होती है ना, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लायर होता है तो 2x लिखा हुआ होता है, ये 2/x लिखा होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइडर होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। तो यहाँ पे पार वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। ये बात सुन, फिर हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा बहुत ना। ठीक है, फर्स्ट सपोज करो मैंने एक्सपेंशन कौन से फॉर्मूले से करते हैं, बिल्कुल भी वाले कि NCR, ओके, a⁴n - r and b⁴r। मैं इसी फॉर्मूले के थ्रू इस पूरे ब्रैकेट के इनसाइड जो भी लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड करूंगा, तो कितना हो जाएगा? देखो 5c0 1 ⁵ 5 - 0 x + 3x² के ऊपर पावर 0। इनफैक्ट ये करने की मुझे जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब फर्स्ट टर्म अगर 1 हो ना तो इस एंटायर चीज का रिजल्ट भी 1 ही निकलेगा। तो देखो 1 ही आ रहा है भैया, 5 से 0 1 होता है, 1 ⁵ 5 भी 1 ही होता है, x + 3x² एंटायर के ऊपर पावर 0 है, एनीथिंग ⁵ 0 ये भी 1 ही हो जाएगा। तो मतलब पूरे का रिजल्ट 1 ही आ रहा है भाई, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर करूंगा मैं 5c1 1 के ऊपर पावर 5 - 1 एंड x + 3x² के ऊपर पावर 1। ठीक है, समझ आई बात? इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, बस मैं फिर मैं आगे बताऊँ क्या करना है एग्जैक्टली। 5c2 1 के ऊपर पावर कितनी? 5 - 2 एंड x + 3x² के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर मैंने करा 5c3, ओके, 1 के ऊपर पावर 5 - 3 एंड x + 3x² के ऊपर पावर कितनी? 3। गाइस मुझे सिर्फ अब एक चीज जरा सोच के बताना, मैंने अभी आप लोग को एक चीज अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि वो हाईएस्ट पावर इस ब्रैकेट में से कौन सी मिलेगी। जैसे कि अगर ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर पावर अगर 1 ही है, तो ये तो भाई पावर 1 होकर हाईएस्ट पावर इस पे से 2 ही मिलेगी, 2 1 से 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये ब्रैकेट जो है, इसमें से हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी? क्या मिलेगी हाईएस्ट पावर? 2 × 2। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो हाईएस्ट पावर 2 × 2, मतलब हाईएस्ट पावर इसके एक्सपेंशन में x⁴ की मिलेगी। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से इस ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर x की क्या मिलेगी? 2 3 6 मिलेगी। तो अब मुझे बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या चाहिए? 8 चाहिए। मतलब कि ना तो इसमें से मुझे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 8 मिलेगा, ना तो मुझे इसमें से मिलेगा, ना तो मुझे इसमें से मिलेगा। बात क्लियर हो गई? फिर मुझे कौन सी दो टर्म्स में से मिलेगा? मुझे 5c4 में, क्योंकि 5c4 में देखना क्यों मिलेगा, गौर से सुनना।
वही फॉर्मूला अप्लाई करें एक्सपेंशन का, 1 टू द पावर 5 माइनस 4 एंड x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी 4। मुझे इसमें से क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर क्या, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करना नहीं मैं बता रहा हूं कि एक्सपेंशन करते वक्त हाईएस्ट पावर क्या निकलेगी 2 इंटू 4 8। तो मतलब हाँ भाई इसमें से मुझे मिल सकता है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से 5c5 से ओके प्लस 5c5 1 टू द पावर 5 माइनस 5 एंड इसको कैंसिल करेंगे, इसका काम नहीं है, एंड x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर पावर 5। सर इसमें से हाईएस्ट कौन सी मिलेगी हमें, सर 2 इंटू 5 10, तो सर इसमें तो 10 मिलेगी, मतलब 8 भी आ सकता है। ओके जाहिर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट है, अगर x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर x स्क्वायर वाला है, देन x वाला है, देन कांस्टेंट है, तो इसके अंदर भी हाईएस्ट वाला कौन सा आ रहा है 2 5 10, और हाईएस्ट पावर x की 10 से भी पहले वाले हो सकते हैं, मतलब क्या मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 भी मौजूद होगा। ओके और इनफैक्ट अब देखना है प्रीवियस पार्ट से कैसे कनेक्ट कर रहा है। पहले ही समझ आ गया कि ये सब तो फालतू होंगे, इनका कोई काम नहीं है। ओके ये वाला, इसके अलावा ये वाले, और इसके अलावा ये वाले। ओके बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 मुझे सिर्फ 5c4 और 5c5 में से मिल सकता है। 5c4 कितना होता है यार, 5c4 सर 5 होता है, मैं 5c4 का पहले रिजल्ट निकाल रहा हूँ। 1 टू द पावर 5 माइनस 4 दैट्स 1 टू द पावर 1, x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 4। मुझे जरा एक बात बताओ, क्या मैंने इस ब्रैकेट में से निकाला था, पार्ट ए को देखो जरा जल्दी से गौर से, क्या था पार्ट ए, x प्लस 3x स्क्वायर उसके ऊपर पावर 4, उसी में से निकाला था कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8, कितना निकला था 81 निकला था। यही चीज तो एग्जैक्टली मेरे पास आ चुकी है। यस तो मतलब मैं इसकी जगह सिर्फ क्या लिख दूंगा 81 x पावर 8 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 ही तो निकालना है। ओके सिमिलरली 5c5 का रिजल्ट देखो, 5c5 कितना होगा 1, 1 टू द पावर 5 माइनस 1, ये भी 1 टू द पावर 1, ये बन रहा है x प्लस 3x स्क्वायर के ऊपर पावर 5। सर ये तो पार्ट बी पे सॉल्व किया था हम लोगों ने, ये चीज ये तो पार्ट बी पे सॉल्व की थी, कहां पर है भाई देख लो इधर, ये देखो ना x प्लस 3x स्क्वायर उसके ऊपर पावर 5, मुझे क्या निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8। तो सर हमने फिर पार्ट बी पे सॉल्व किया था जो कि कितना निकला था 270, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह डायरेक्ट 270 लिख देंगे। सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 270 x पावर 8, ये कितना हो गया 405 x पावर 8 प्लस 270 x पावर 8 and this simplifies to 675 x पावर 8। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 कितना आ गया भाई 675 आ गया। अब अपने आंसर को भी कंफर्म करते हैं। तैयारी में आज तक समझ आया क्वेश्चन किस तरीके से करवाया मैंने ये वाला। यस तो कभी इस तरह कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स दे रहा है आपको इस चीज के लिए। क्या आंसर आया देखो 675। ओके क्लियर, हुसैन कोई मसला है इस क्वेश्चन पे? नहीं सर कोई मसला। सही है, बाकी का आप लोग मेरे ख्याल में कर सकते हो, और मुझे आई थिंक आगे बढ़ जाना चाहिए। ये फर्दर क्वेश्चंस के अंदर क्या है इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है, देखो देखो इस तरह का एक और आता है, अब आप लोग को ये खुद करना है। ओके बहुत इजी है ये मैं नहीं करवाऊंगा। ओके तो मैं कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें से मुझे एन की वैल्यू वाला मिल जाए ना। देखो उस तरह ये आजकल वो जो भी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो कराया ना, आजकल नहीं आ रहे इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि देखो वो 2011 का है अभी क्लास, वो पता नहीं 2000 कब का था, वो भी 2013 इतना का था, ये देखो ये भी 2007 का है। तो आजकल आ नहीं गए हैं, लेकिन मैं आप लोग को वार्न कर रहा हूँ कि आ सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन उसका आप लोग करवा दिया, आप लोग घर पे इसको ट्राई करो, नहीं समझ आया तो आप लोग फिर मुझसे पूछो। ठीक है यार, एन वाले मुझे मिल नहीं रहे, मुझे एन वाले ढूंढने पड़ेंगे आपका। चलो एक ये क्वेश्चन बस देख लेते हैं। ओके बस ये लास्ट है, फिर हमारा समझो बायनॉमिनल खत्म हो जाएगा, और बायनॉमिनल के बाद फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को एपीजी भी स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या मतलब होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का? यस हुसैन जल्दी बताओ, अभी बताया था कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0। ओके कांस्टेंट टर्म होती है ना भाई। तो अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा, देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर आर की वैल्यू, चाहो तो आप लोग आर की वैल्यू का मेथड अप्लाई करके निकाल लो, मैंने आर की वैल्यू डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर ली है। आर की वैल्यू 3 होगी तो ये 63 एक्स के ऊपर पावर 6 माइनस 3
एंड -2/x के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपको अगर आप देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको r वाला मेथड आइडेंटिफाई करके r की वैल्यू निकालनी है तो फिर आपको निकालना, ठीक है। लेकिन मैंने अभी डायरेक्ट r की वैल्यू को सोचते थे, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी सोचते थे, ठीक है। तो 63 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 63 विल बी 20, ये हो जाएगा x के ऊपर क्यूब टाइम्स -2/x। तो -2/x का मतलब देखो -2 पे भी क्यूब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी x के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ओके, x क्यूब गेट कैंसिल, ये कितना हो गया -160। यहाँ तक कोई सवाल? अब इसके पार्ट 2 पे जो कि 4 मार्क का है, 2 + 3/x², ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज के साथ। बहुत इजी सीन है भाई, ये बहुत ज्यादा आसान है। एक बात बताओ, ये ब्रैकेट है, उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई, 6। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे इस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म निकाली तो है, क्या है वो, -160। और मैं अगर -160 को लेफ्ट वाली किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट वाले ब्रैकेट में से किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाए। तो आप पहले देखो 2 को अगर मैं -160 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2, मतलब आपको आप जिस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो ना, राइट साइड वाले ब्रैकेट को, ठीक है, आपको इस ब्रैकेट में से टर्म्स देखने कि वो लेफ्ट साइड के ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे कांस्टेंट टर्म दे दे, और जिसका कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है वो दे दे। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो यहाँ पर उसका प्रीवियस पार्ट में एक रिजल्ट 63 से कितना आया था, -160 आया था। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली -160 लिख दिया। और -160 किससे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट वाले ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि वो मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -160। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं तो ये 3/x² किससे मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क, कि ये किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा सच दैट कि मुझे ये ओवरऑल रिजल्ट कांस्टेंट दे दे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने 2 मल्टीप्लाई -160 से दिया। तो आप लोग बोलो कि सर ये 3/x² है ना, इसका डिनोमिनेटर पे x² है, इसका मतलब कि मुझे इस ब्रैकेट में से कोई ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ x² हो, क्योंकि वो सर नीचे के x² से कैंसिल आउट होकर मुझे कांस्टेंट टर्म दे देगा। तो अब मुझे समझ आया कि यार इस ब्रैकेट में से मुझे क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट चाहिए, ताकि जब मैं इसको इधर लिख दूंगा तो वो 3/x² के साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे क्या दे देगा, कांस्टेंट टर्म दे देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चंस? हुसैन समझ आ रही बातें सारी? ओके, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को ढूंढो भाई। कैसे ढूंढोगे आप, मैं यहाँ पे साइड वर्किंग करके कर देता हूँ। r वाले मेथड अप्लाई कर दो, 6cr, x के ऊपर पावर 6 - r एंड -2/x के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, r। इग्नोर द कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल्स को पिक करो, एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो ये x के ऊपर पावर 6 - r, ये x के ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो x की पावर -r इक्वल्स टू x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² रिक्वायर्ड, तो क्या हो गया भाई, 6 - 2r इज इक्वल्स टू x², x और x कैंसिल, so 6 - 2r equals to 2, -2r is equals to -6 + 2, that's going to be -4। ओके, कैंसिल आउट होके r क्या आ गया, 2 आ गया ना भाई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 62 रखेंगे, और 62 से देखना रिजल्ट क्या आएगा, 62 x to the power 6 - 2 that is 4 एंड -2/x के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, 62 कितना होता है, 62 is 15, ये हो गया x के ऊपर पावर 4, -2/x के ऊपर होल स्क्वायर है, जब भी माइनस के ऊपर पावर स्क्वायर आएगा तो ये जाएगा 4/x², नीचे भी पावर 1 थी ना, पावर स्क्वायर। 15 4 = 60, यहाँ से -2 जाएगा तो 4 - 2 दैट्स जस्ट x²। अब समझ आई बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना था भाई, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 60x² आना था। ओके, बात क्लियर हो रही है, आसान हो रहा है क्वेश्चन। और आप खुद देखो, अब 3/x² को बीच में प्लस लिखा, एक्सपेंशन हो रही है, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगी। कितनी ज्यादा इजी चीज होगी। तो माइनस कितना हो गया, 320 एंड देन +180, सो दैट्स दे आर गिविंग यू -140। और अभी इसका हम आंसर कंफर्म भी कर लेंगे। तो बात समझ आई? देखो 4 मार्क का सवाल आप लोगों से, आप लोगों को आई होप ये समझ आया होगा जी। एनी क्वेश्चंस किसी को? कितना आ रहा है, -140 आ रहा है। ओके, परफेक्ट गाइस, क्लियर हो गया? ओके, अच्छा इस चीज का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे ना मैंने अभी ये देखो क्या लिखा, देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये नो का मतलब क्या है, देखो ये सवाल का मैं सिर्फ मतलब समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या पड़ेगा।
जैसे कि फर्स्ट पार्ट तो टर्म इंडिपेंडेंट है, चलो बल्कि ये करवा ही देते हैं क्वेश्चन ना, ताकि कोई बात ना रह जाए भाई फिर सर ने स्टैप को नहीं कराया, बिल्कुल करवा देना आपको। जितने जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब मैंने करवा दिए, अच्छा खासे मैंने 5 से क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग का टास्क हुआ कि यार आप लोग घर पे अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन, ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन वील एंड द क्लास एंड देन एबीजीबी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के अंदर यू हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट। चलो जल्दी करो, 60 क्या होगा भाई, डायरेक्ट 63 होगा। ओके, मैंने डायरेक्ट आर की वैल्यू सोच ली, आप लोग पहले इसको आर वाला मेथड अप्लाई कर देना। ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। ओके, 63 is 20, ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स -27 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब एक आंसर। हुसैन जरा बेटा इसको कैलकुलेट करके बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ जल्दी बताना जरा कैलकुलेट। मैंने जल्दी जल्दी वर्किंग इसकी इसलिए कर ली क्योंकि आप लोग को आता है भाई आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई वगैरह करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट भी सही कर रहे हो। तो मुझे जरा बता दो कि बस इसका क्या आंसर आ रहा है, मैं नीचे लिख लेता हूँ। क्या हुआ, क्या 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 क्या, एक मिनट दोबारा बोले, तुम्हारी आवाज बहुत चुप रही है बेटा, बेटा माइक के थोड़ा करीब बोलो। सर -4320। -4320 बिल्कुल सही है। ओके सो इसके पार्ट 2 में क्या है, अब देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ना। तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है, आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर विच देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप तो कहो सर हम तो हमेशा टर्म इंडिपेंडेंट निकालते थे, यहाँ पे ये नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्यों बोल दिया इसने, क्या बोला इसका मतलब है, सवाल मतलब समझ नहीं आया भाई, समझ नहीं आया होगा ना आप लोग को अभी तक क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है कि सर यस हमारे बोलिए। पास सिंपल सिर्फ एक्स आता है, हाँ हाँ, जब हमारे पास एक एक साथ हम वो वाली टर्म निकालेंगे इसमें। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। देखो डेरी वो आपसे ये कह रहा है कि जब तुम इन दो ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे ना भाई, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी टर्म ही नहीं होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। दोबारा समझना, वो कह रहा है हमसे कि वो वैल्यू निकालो एक सच दैट कि जब तुम इस दो ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, क्योंकि एक ब्रैकेट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब तुम इन दो ब्रैकेट को एक्सपेंड करके ओवरऑल पूरा मल्टीप्लाई करके उसको पूरा एक्सपेंड कर दो, तो कोई एक्स के बिना वाली कोई टर्म मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई निकलेगी ही नहीं। तो उसका मतलब पता है क्या होगा एग्जैक्टली, बात सवाल समझ आ गया क्या एग्जैक्टली आपसे वो कह रहा है कि जब दो ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे देयर विल बी नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगी ही नहीं आपके पास, सारी की सारी एक्स वाले टर्म्स होंगी। एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1/x क्यूब, बहुत सारे कोफिशिएंट्स निकलेंगे, लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट ही निकलेगा यहाँ पे, कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी मतलब जो कांस्टेंट हो। क्लियर, सारे के सारे सबके साथ एक्स वेरिएबल जरूर हो। बात क्लियर हुई तेरी, एनी क्वेश्चन, तेरी क्लियर हुआ हुसैन, आपको समझ आया सवाल, मतलब समझ आया सवाल का। सही से समझ नहीं आया। ओके दोबारा से सुन लेते हैं। देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। मतलब वो कह रहा है कि ये दोनों दो ब्रैकेट्स है ना, अगर आप इनकी एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन आती है ना भाई, एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब सारी की सारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जो कांस्टेंट निकले, मतलब सारी की सारी टर्म्स सब क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब बात क्लियर हो गई हुसैन, समझ आया? जी सर, जी सर अब हो गया। अब हो गया, व्हाट अबाउट यू तहरीम? हेलो तहरीम, रिस्पॉन्स दे दो मुझे जल्दी। यस सर समझ आया। समझ आ गया? तो अब हमें पता है Yes. एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा, हम इसमें से निकालेंगे टर्म इंडिपेंडेंट। ओके, हमें निकालना टर्म इंडिपेंडेंट ही, लेकिन सवाल में तो कह रहे हैं कि भाई कोई टर्म इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम पता है क्या करेंगे, हम टर्म इंडिपेंडेंट को निकालेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 0। बात समझ आई? तो हमारी उस हिसाब से वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। अब क्लियर हुआ सवाल? समझ आया? मतलब हमें करना क्या है, हम निकालेंगे टर्म इंडिपेंडेंट। ओके, हम टर्म इंडिपेंडेंट ही निकालेंगे बट उसको इक्वल कर देंगे 0 के। यार 0 के क्यों इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके,
तो मैं टर्म इंडिपेंडेंट को निकालूंगा, उसको इक्वल कर दूंगा 0। बात क्लियर हो? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हुसैन, मतलब समझ आया मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? टर्म इंडिपेंडेंट निकाल रहा हूँ, उसको इक्वल कर रहा हूँ 0 के। बात क्लियर हो गई मेरी? हुसैन, आपसे पूछ जा रहे क्वेश्चन जी सर। क्लियर? तो ये जाएगा 1 प्लस ए जी एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में देखो कौन, पहले तो प्रीवियस पार्ट से मेरा ये रिजल्ट आया था -4320, ये आया था ना आपके पास। अच्छा भाई, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यार? ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे कांस्टेंट टर्म दे देगा। मैं ए एक्स स्क्वायर को राइट साइड में अगेन किससे मल्टीप्लाई करूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट वो मुझे कांस्टेंट टर्म दे। तो अब आप खुद देखो कि इसके लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो राइट साइड मुझे ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी कि जिसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, ताकि जब ये ए एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर नीचे से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। मतलब कि इस ब्रैकेट में से मुझे कौन सी टर्म ढूंढनी है? मुझे ढूंढनी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1। हुसैन, बात समझ आइए? एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। मसला नहीं ना? तो अब आप क्या करोगे, आर मेथड आइडेंटिफाई कर लो। मतलब आर मेथड के तो 60 आर 2 अपॉन एक्स के ऊपर पावर 6 माइनस आर, एंड ये कितना हो जाएगा, -3x के ऊपर पावर आर। गाइस बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है? कांस्टेंट को इग्नोर करना, सिर्फ इनको पिक करो। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में ना, तो ये डिनोमिनेटर में x की पावर 6 माइनस आर है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -6 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि पावर के साइन चेंज हो जाएगा। तो जब ये, जैसे अभी मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 2 टू द पावर 6 माइनस आर टाइम्स x टू द पावर 6 माइनस आर होगा, ठीक है? मैंने कहा था वेरिएबल को ही लेते हैं, मतलब सिर्फ इसको ही लोगे, लेकिन जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ना, न्यूमरेटर पे ले जाना पड़ेगा ना भाई, पहले इसको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये x के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, r-6 हो जाएगी, या -6 प्लस आर हो जाएगी। ओके, ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर पे है, तो ये मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर r इज इक्वल्स टू क्या, क्या निकालनी थी, कौन सी टर्म, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको इक्वल कर दूंगा x के ऊपर पावर -2 के। ओके, आप लोग राइट साइड पे देख सकते हो, तो जाएगा सेम बेस द पावर्स ऐड कर दो, तो -6 प्लस r इक्वल्स टू x के ऊपर पावर -2, x और x कैंसिल आउट, -6 प्लस 2r इक्वल्स टू -2, so 2r is equals to 6 minus 2, that's 4, and r equals to 2 over here। तो मतलब r की वैल्यू 2 रखने से मेरे पास क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर आना है। तो यहाँ पे आप लिख लो, मैं इधर ही लिख लेता हूँ 6c2, ठीक है? 6 था ना भाई ब्रैकेट पे, देखो तो 6c2 2 अपॉन x के ऊपर पावर 6 माइनस 2, एंड -3x के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे देख लो करके 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4320। 62 कितना हो जाएगा, 15। ओके, 2 अपॉन एक्स के ऊपर पावर 6 माइनस 2, दैट्स 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स के ऊपर पावर कितनी, 4, -3 एक्स स्क्वायर। -x का मतलब क्या हो जाएगा भाई, -3 पे स्क्वायर रख के +9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट वर्किंग, 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर -4320 प्लस 50, 2 अपॉन एक्स के ऊपर पावर 4, तो न्यूमरेटर में ही पावर 4 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ही पावर 4 हो जाएगी भाई। तो ये जाएगा 15, और 2 के ऊपर पावर 4 16, तो 15 टाइम्स 16, डिनोमिनेटर में x पावर कितनी है, 4 है, टाइम्स 9x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके नीचे -2 के, बस लास्ट में तरीके से रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू -4320, 15 16 का कितना होता है, 15 16 का होता है 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 9 जरा करना जल्दी से हुसैन, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9, 240, हाँ 240 मल्टीप्लाई बाय 9 तो बताओ, तो 2160, 2160 ना, तो 2160 अपॉन क्या आ रहा है गाइस, अपॉन क्या आ रहा है गाइस, एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। अब बात समझ आई, मैंने एक्स स्क्वायर वाली क्यों, क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट से डिसाइड, इस वाले ब्रैकेट के ए एक्स स्क्वायर से डिसाइड किया कि यार जब वो राइट साइड में एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा जिसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो वो मुझे क्या देगा, कांस्टेंट टर्म देगा, वो मुझे टर्म इंडिपेंडेंट देगा। तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय -4320 कर दूंगा, एंड देन प्लस 2160 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए एक्स स्क्वायर करूंगा, तो बताओ ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -4320 प्लस 2160 ए, क्योंकि ए भी साथ था, लेकिन ये मैंने क्या निकाल दिया, ये तो मैंने वो टर्म्स निकाल दी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला था कि कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, ओके, जबकि मैंने क्या निकाल दी, मैंने तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही निकाल दी। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होंगी, नहीं होंगी, मतलब कि मैं इसको इक्वल कर दूंगा 0 के। इस बात का सिर्फ ये मतलब हो कि आपने टर्म इंडिपेंडेंट निकाली, ठीक है,
दोनों ब्रैकेट के एक्सपेंशन में से आपने टर्म इंडिपेंडेंट जो भी तरीका था निकालने का मैंने सब आपको यहाँ पर बताया, उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, उसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। व्हाई? बिकॉज उसने मुझे यहाँ पर बोला है कि नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप इसकी एक्सपेंशन करोगे तो आपको कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं मिलेगी। मैंने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाली, उसको इक्वल कर दिया जीरो के। खुद अपने आप को सोचो ना, मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं आए फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में, तुमने मुझे टेस्ट दिया, मैंने कहा तुम्हारे कोई भी मार्क्स नहीं आए भाई, तो मतलब कितना है, जीरो ही आया ना भाई। बात क्लियर हो गई? यार तुमने कुछ भी सही नहीं किया, तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं आया उस तुम क्या बोलोगे, जीरो ही आया इसका मतलब। ओके, तो अगर इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यार कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ही नहीं, तो मतलब सारे टर्म इंडिपेंडेंस किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और ये हो गया जीरो। बात क्लियर हो गई बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? तो a इज इक्वल टू नहीं 2 सर। के बराबर हो गया, ये चीज है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आ गया हो, और बायनॉमियल एक्सपेंशन के हमने क्वेश्चन अच्छे खासे करे हैं, मैंने आप लोगों को करवाए हैं बेटा, तो बस अब आप लोग का टास्क क्या होगा, अब घर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सही है भाई? तो जी सर। एक चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से अब आप लोग का बायनॉमियल एक्सपेंशन का हो चुका है। यस फैरी, आर यू सेइंग समथिंग? No, nothing. सही है। Okay. अगला चैप्टर एपीजीपी करते हैं, और एपीजीपी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। आई लव वर्ड प्रॉब्लम, बहुत मजे के लगते हैं मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बस इंशाल्लाह फिर आप लोग से अगली क्लास में मुलाकात होती है, और उसमें हम एपीजीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, चले ख्याल रखें भाई, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. ओके।